हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग दिल्ली सल्तनत के लास्ट वीडियो में अंतिम वीडियो जो दिल्ली सल्तनत का होगा इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। दिल्ली सल्तनत का जो शासन प्रशासन था, जो उस समय की सभ्यता संस्कृति थी, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले एडमिनिस्ट्रेशन शासन प्रशासन के बारे में कुछ खास बातें, उसके बाद दिल्ली सल्तनत की जो सभ्यता संस्कृति है, जो कल्चरल चीज़ें हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक, अब ये जो दिल्ली सल्तनत था, दिल्ली सल्तनत का जो प्रशासन की अगर बात करें, इनके एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तो दिल्ली सल्तनत के प्रशासन का जो स्वरूप था ये पूरी तरीके से धार्मिक था, रिलीजियस था। रिलीजियस होने का मतलब है कि इसके सुल्तानों पर जो उस समय के जो उलेमा वर्ग थे, जो धार्मिक प्रधान होते थे, धर्मगुरु होते थे, उन लोगों का प्रभाव होता था। हालांकि बहुत सारे सुल्तानों ने इन उलेमाओं के प्रभाव को नकारा, लेकिन उनके नकारने के बावजूद अंत तक इनका जो स्वरूप था वो बना रहा, धार्मिक ही बना रहा। हालांकि जलालुद्दीन खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी था, मोहम्मद बिन तुगलक था, इन सुल्तानों ने उलेमाओं के असर को नकारा जरूर, लेकिन एकदम वो समाप्त नहीं कर पाए। जैसे ये सुल्तान हटते थे तुरंत फिर से उलेमा वर्ग का प्रभाव बढ़ना शुरू हो जाता था। और ये जो उलेमा लोग होते थे, ये अपनी जो तुर्क से आए थे, तुर्की जो लोग थे या अरब से आए थे, तो ये लोग जो खलीफा के जो आदेश होते थे उसको अक्षर से लागू कराने की कोशिश करते थे। जैसे खलीफा कहता था कि दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बनाना है, तो इस्लाम का प्रचार, मंदिरों को तोड़ना, ठीक है, और इस्लामिक रीति रिवाजों को ही आधार पर शासन प्रशासन और कानून को चलाया जाए, ऐसी कोशिश उन उलेमाओं की होती थी। तो अंत समय तक ये दिल्ली प्रशासन का जो स्वरूप था वो पूरी तरीके से धार्मिक रहा। हालांकि कुछ सुल्तानों ने इसको कम किया जरूर, लेकिन समाप्त नहीं कर पाए। ठीक, दूसरी बात कि इनका जो स्टार्टिंग था, इनकी जो शुरुआत थी सल्तनत की, वो सैनिक विजय पर इनकी शुरुआत हुई थी। सेना लेके आए थे, सेना के माध्यम से इन्होंने विजय हासिल की। तो इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, इनका जो प्रशासन था, वो पूरी तरीके से सैनिक स्वरूप लिए हुए था। सैनिक स्वरूप लिए हुए का मतलब कि जो इनके सिपाही आते थे, तो उन्हीं सिपाही या बड़े बड़े सैनिक जो योद्धा होते थे, उन्हीं को ही ज़्यादातर पदों पर नियुक्ति मिलती थी। तो जो भी मंत्रालय होते थे, जो भी विभाग होते थे, जो भी राज्य होते थे, सब कुछ उन सिपाहियों और सैनिक योद्धाओं के हाथ में था। अलग से ऐसा नहीं था कि जैसे आज सिविल सर्विसेज होती है और आर्मी अलग है, उस समय ऐसा कुछ नहीं था। समझ लिया, आर्मी सिविल सर्विसेज एक ही है, आर्मी वालों को ही सिविल सेवा दे दी गई। उस समय की व्यवस्था वही होती थी कि जो सिपाही आते थे, जो सिपह सलार आते थे, जो योद्धा होते थे, उन्हीं को शासन प्रशासन में स्थान दिया जाता था। इवन जो सुल्तान होता था, सुल्तान भी कौन था? जो सबसे बड़ा योद्धा था वही सुल्तान था, क्योंकि कोई उत्तराधिकार का इनका कोई बहुत क्लियर कट नियम नहीं था। हालांकि कायदे से होना ही चाहिए कि राजा महाराज, सुल्तान की मौत हुई तो उसके बाद उसका लड़का सुल्तान बना, ऐसा होता भी था। लेकिन अगर सुल्तान की स्थिति कमज़ोर है, राजा जो सुल्तान है वो बहुत शक्तिशाली नहीं है, अयोग्य है, तो बाकी योग्य सरदारों ने तलवार के बल पर सुल्तान की हत्या भी की गई। कई बार सुल्तानों की हत्या की गई और उसके बाद दूसरा वंश भी बदला। ठीक, तो पूरी तरीके से जो सुल्तान था वो एक सैनिक योद्धा होता था। अच्छा सैनिक योद्धा ही जनरली सुल्तान बनता था, एक दो उदाहरणों को छोड़ दिया जाए तो। ठीक है, तो जो सुल्तान भी था वो भी क्या था? एक सैनिक था, सिपाही योद्धा था। जैसे सबसे पहला जो सुल्तान बना था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो भी क्या था? एक सिपाही था, और योद्धा था, गुलाम था। इल्तुतमिश हो, चाहे बलबन हो, चाहे अलाउद्दीन खिलजी हो, सब उसी तरीके से थे। ठीक, अब सुल्तान जो होता था, सुल्तानों की जो शुरुआती दौर था, तो शुरुआती दौर के जो सुल्तान थे वो तुर्क थे, चाहे गुलाम वंश हो, खिलजी वंश हो, सैयद तक ये लोग तुर्क रहे। लोदी वंश जो आया, तो लोदी जो थे ये अफगान थे। तो शुरुआत में तुर्कियों ने और लास्ट में अफगानों ने शासन किया भारत पर। ठीक है, तो कोई ये फिक्स नियम नहीं था कि किसके बाद कौन सुल्तान बनेगा, वो सब शक्ति संतुलन पर आधारित था। और इनका जो सुल्तान के जो बाद जो होता था, जो इनके सलाहकारों का समूह होता था, उसको मजलिस खलवत कहा जाता था। मजलिस एक खलवत, तो ये जो मजलिस खलवत होता था, ये इनका एक सलाहकारों का समूह होता था, जो मुख्य रूप से सुल्तान को उसके कामकाज में सलाह देता था। अब इस मजलिस खलवत में ज़्यादातर तुर्क होते थे और ताजिक होते थे। ताजिक जो होते थे वो बाहरी होते थे, मतलब भारत से बाहरी होते थे, लेकिन वो लोग गैर तुर्की होते थे, तुर्की नहीं होते थे। तो उसी तुर्की और ताजिकों से मिलकर मजलिस खलवत बनती थी। ज़्यादातर सरदार यही होते थे और इन्हीं में से ज़्यादातर नियुक्तियाँ की जाती थी।
इनका जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन होता है जो केंद्रीय प्रशासन होता था, तो उसी केंद्रीय प्रशासन से ही सारे देश का कंट्रोल ये लोग करते थे। केंद्रीय प्रशासन में इनके जो मुख्य विभाग हुआ करते थे, जैसे सुल्तान के बाद सुल्तान के बाद जो सीधा नेक्स्ट पोस्ट होता था वो वजीर का होता था। वजीर सुल्तान के तुरंत बाद आता था। अगर सुल्तान राजधानी से बाहर है तो सुल्तान की अनुपस्थिति में वजीर ही सारा कामकाज देखता था। और कुछ बहुत प्रमुख वजीर रहे जो अपने सुल्तानों के समय रहे, जिनका इतिहास में नाम भी लिया जाता है, जैसे अब्बास फजल बिन अहमद था। तो जो अब्बास फजल बिन अहमद था वो महमूद गजनवी के समय उसका वजीर था, उसके साथ भारत आया था और ज़्यादातर महमूद गजनवी के अभियानों पर अब्बास फजल बिन अहमद ने उसका साथ दिया था। इसके अलावा फ़खरुल मुल्क इसामी था। फ़खरुल मुल्क इसामी जो था वो इल्तुतमिश का वजीर था। ठीक, फिर बाद में उसने इल्तुतमिश ने निज़ामुल मुल्क जुनैदी को अपना वजीर चुना। हालांकि निज़ामुल मुल्क जुनैदी जो था वो इल्तुतमिश के बाद रज़िया के वजीर के रूप में भी उसने काम किया। फिर जो बलबन था, बलबन के समय एवाज हसन बसरी था, और अलाउद्दीन खिलजी के समय नुसरत खां था, मलिक काफूर था, इन लोगों को वजीर के पद पर नियुक्त किया गया था। ख्वाजा जहाँ मोहम्मद बिन तुगलक का वजीर था, और खाने जहाँ जो था वो फिरोज़ तुगलक का वजीर था। लोदी वंश में एक प्रमुख शासक हम लोग नाम देखे थे, सिकंदर लोदी का जो वजीर था मियाँ भुआ सिकंदर लोदी का ही वजीर था। तो ये कुछ प्रमुख वजीर थे जो दिल्ली सल्तनत में सुल्तानों के साथ काम किए। इसके अलावा उसके बाद जो अन्य मुख्य इनके विभाग होते थे, दीवान रिसालत। जो दीवान रिसालत होता था एक तरीके से फॉरेन मिनिस्ट्री होती थी, विदेश विभाग होते थे। तो विदेशों से जो संबंध होता था, विदेशी मामले जो होता था वो दीवान रिसालत देखता था। इसके अलावा सदरुस सुदूर होता था। तो जो सदरुस सुदूर होता था वो धार्मिक मामले देखता था, रिलीजियस अफेयर्स देखता था। ठीक, दीवान इंशा होता था। दीवान इंशा जो होता था वो पत्राचार जो होता था, एक दूसरे के साथ बाकी सरदारों को जो संदेशा भेजा जाता था, तो उन पत्राचार के विभाग को देखता था दीवान इंशा। फिर इनका जो रक्षा मंत्रालय था, डिफेंस मिनिस्ट्री थी, दीवान अर्ज। तो ये जो दीवान अर्ज था इसकी स्थापना बलबन ने की थी, उसी ने रक्षा मंत्रालय एक तरीके से बनाया था। फिर जो बाकी न्यायिक मामले होते थे, जो जनता के जो मामले होते थे, तो न्यायिक मामलों की सुनवाई के लिए काजी उल कुजात होता था। ठीक है, और धार्मिक मामले के लिए सदरुस सुदूर होता था। क्लियर। और भी कई सारे छोटे मोटे विभाग रहे हैं इनके, जैसे इनका जो महालेखा परीक्षक होता था तो अकाउंटेंट जनरल होता था, मुस्तौफ़ी ममालिक कहा जाता था। मुस्तौफ़ी ममालिक सारे जो बही खाते इनके आय व्यय का लेखा जोखा होता था उनकी जांच करता था, उनका ऑडिट करता था। उसी तरीके से मुशरिफ ममालिक होता था। मुशरिफ ममालिक जो होता था ये इनका अकाउंटेंट होता था। अकाउंटेंट का मतलब जो खाली बही खाता तैयार करता था। फिर दीवानी रियासत और शाहनाई मंडी। तो जो दीवानी रियासत और शाहनाई मंडी थे ये मार्केट से जुड़े हुए विभाग थे, बाजार से जुड़े हुए विभाग थे। ये अलाउद्दीन खिलजी ने इनकी स्थापना की थी। फिर महोत्सव होते थे। तो जो महोत्सव होते थे वो जनता के धार्मिक आचरण पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे। मुशर्रिफ होते थे। मुशर्रिफ जो होते थे, जो रॉयल फैक्ट्रीज होती थी, शाही कारखाने, यानी जिसमें सुल्तान के पर्सनल यूज के लिए जो चीज़ें बनती थी उसकी देखरेख करते थे मुतशर्रिफ। ठीक, इसके अलावा अलग अलग सुल्तानों ने कई सारे विभाग बनवाए। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक था तो उसने दीवाने को ही बनवाया। फिरोज़ तुगलक था तो फिरोज़ तुगलक ने भी दो तीन विभागों की स्थापना की, जिसमें दीवाने खैरात, दीवाने बंदगान, दीवाने इश्तिहाक जो सैनिकों की पेंशन देने के लिए बनाया गया था। तो ये विभाग आपको पिछले वीडियोज़ में इनके बारे में डिटेल में समझा चुके हैं। ठीक, चलिए, तो ये इनके कुछ मुख्य विभाग हुआ करते थे। क्लियर। अब इनका जो प्रशासन था, इनके प्रशासन में जैसे जो राज्य होता था, जैसे दिल्ली सल्तनत में एक बड़ा साम्राज्य था, तो इस साम्राज्य को नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कई सारे प्रशासनिक टुकड़ों में बांटा जाता है। जैसे भारत एक देश है तो भारत को 28 राज्यों में बांटा गया है, राज्यों को जिलों में बांटा गया है, जिलों के बीच ब्लॉक में बांटा जाता है, ब्लॉक के बाद फिर गाँव का नंबर आता है। तो उसी तरीके से इसमें यहाँ पर जो प्रशासन होता था इसका जो बंटवारा किया गया था एकता के रूप में किया गया था। एकता का मतलब जैसे आज के राज्य होते हैं, स्टेट्स होते हैं, वैसे उनको एकता कहा जाता है। इसी एकता का हेड जो होता था उसको मुक्ति कहा जाता था। मुक्ति या उसी को वली भी कहते थे। तो ये जो मुक्ति या वली होता था ये एकता का हेड होता था। जैसे राज्य का अभी समझ लें मुख्यमंत्री, इसकी नियुक्ति सीधे सुल्तान करता था। और ये जो मुक्ति वली होते थे उसको एकता एक सैलरी के रूप में दी जाती थी। जैसे बड़ा सरदार है, अब बड़े सरदार को सैलरी की बजाय सीधे क्या देते थे, कोई राज्य दे दिया, जैसे यूपी एकता दे दिया, आप संभालो। अब उसमें जो भी रेवेन्यू होगा, राजस्व होगा, वो उसको इक्तेदार जो मुक्ति या वली होगा वो रखता था, और जो पैसा बचता था खर्चे के बाद वो सुल्तान को भेज दिया करता था।
तो ये राज्यों का बंटवारा। एकता के बाद एकता के नीचे होते थे सिख। जो सिख होता था, सिख का मतलब आज का जैसे जो डिस्ट्रिक्ट है, तो आज जो ज़िले की स्थिति होती है वही सिख की स्थिति होती है। तो इसमें सिकदार होते थे जो ज़िले के मुखिया होते थे, डिस्ट्रिक्ट वाइज काम करते थे। फिर सिख के नीचे होता था परगना। तो जो परगना होता था, आज जैसे ब्लॉक्स होते हैं, ब्लॉक होता है ना, ब्लॉक या आप कह लीजिए, ठीक, तहसील टाइप से, तो यानी गांव का समूह कई सारा, उनको मिला के परगना बनता था। और सबसे नीचे होते थे ग्राम, यानी गांव होते थे। तो गांव इनकी सबसे छोटी इकाई होता था। इस गांव के लेवल पर जिनके जो होते थे खूत और मुकद्दम अधिकारी होते थे। गांव के लेवल पर एक खूत होता था और एक होता था मुकद्दम, ठीक। तो जो खुद होता था, खुद का मतलब होता था जो भूस्वामी हो, लैंड ओनर हो, जिसके पास खुद की ज़मीन हो, लैंड ओनर होते थे। और जो मुकद्दम होता था वो जो मुखिया होते थे गांव के, तो मुखिया टाइप से होते थे। तो लास्ट स्टेज पर, यानी सल्तनत के अंतिम निचले पायदान पर जो अधिकारी होते थे, ये खूत और मुकद्दम होते थे। तो खूत और मुकद्दम ये सबसे लास्ट के अफसर होते थे, सबसे नीचे। इनसे पैसा ब्लॉक्स में जाता था, ब्लॉक से डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट से फिर एकता के पास, और फिर जो पैसा बचता था वो सुल्तान के पास से लोग भेजा करते थे। तो ये उस समय का प्रशासनिक बंटवारा किया गया था, ठीक। इस समय की जो सैनिक थे, मेन आपको बताया कि इनकी जो शक्ति थी वो पूरी तरीके से सैनिक थी। सेना के ही बल पर ये लोग टिके हुए थे भारत में। तो इनकी जो केंद्रीय सेना होती थी, सेंट्रल आर्मी होती थी, उसी की मुख्य भूमिका होती थी। तो उसी को हश्म ए कल्ब कहा जाता था। तो हश्म ए कल्ब, हश्म ए कल्ब, तो ये जो हश्म कल्ब होता था ये इनकी मुख्य सेंट्रल आर्मी एक तरीके से होती थी। इसी को कल्ब सुल्तानी भी कहा जाता था। अब ये जो केंद्रीय सेना होती थी, ये जो आर्मी होती थी, आर्मी का जो स्ट्रेटिफिकेशन किया गया, जो स्तरीकरण किया गया, उसकी व्याख्या बर्नी ने की है। बर्नी ने इसको बहुत डिटेल में समझाया है और उसने बताया है कि ये जो इनकी आर्मी व्यवस्था थी, जो सैनिक व्यवस्था होती थी, इसको मंगोलों ने जो अडॉप्ट किया था। मंगोलों में चंगेज खान ने एक डेसिमल सिस्टम शुरू किया था, दार्शनिक प्रणाली। उसी डेसिमल सिस्टम के आधार पर दिल्ली सल्तनत वालों ने ही अपनी सैनिक व्यवस्था का भी जो बंटवारा था या निर्धारण कह लीजिए, तो निर्धारण या बंटवारा सल्तनत वालों ने उन्हें मंगोलों के आधार पर किया था, ठीक। जैसे इनका एक हॉर्स राइडर होता था, एक इनका जो अश्वारोही होता था, तो इस एक हॉर्स राइडर को, इनके अश्वारोही को, यानी जो एक घुड़सवार सैनिक के मुख्य इनकी ताकत होते थे, तो उसको कहा जाता था सर ए खेल, सर ए खेल। यानी सर ए खेल क्या होता था, एक इनका जो हॉर्स राइडर होता था, घुड़सवार, ठीक। इस सर ए खेल जो होते थे, तो अब इसके बाद 10 अगर सर ए खेल को मिला दिया जाए, 10 सर ए खेल, तो 10 सर ए खेल होते थे। तो इन 10 सर ए खेलों के ऊपर होता था एक सिपह सालार। सिपह सालार यानी अगर कहा जाए सिपह सालार क्या होते थे, सिपह सालार के अंडर में 10 सर ए खेल होते थे। सर ए खेल मतलब एक इनका हॉर्स राइडर, एक सिपाही होता था, ठीक। 10 सिपह सालार अगर जोड़ लिया जाए, 10 सिपह सालार, तो 10 सिपह सालारों के बराबर इनका होता था एक अमीर। यानी 10 सिपह सालार के बराबर क्या होता था, अमीर, समझे। और अगर 10 अमीर मिला दिया जाए, 10 अमीर बराबर होता था एक मलिक। मलिक इनका सबसे बड़ा या कह लिए कि सबसे रेप्यूटेड पद होता था, ठीक। यानी एक हॉर्स राइडर, उसको सर खेल कहा जाता था। 10 सर खेल कह दिया जाए तो सिपह सालार, 10 सिपह सालार पर एक अमीर और 10 अमीर पर एक मलिक होता था। ज़्यादातर मलिक होते थे। और अगर 10 मलिक मिला दिया जाए, इसके ऊपर भी चलें, अगर एक स्टेप और बढ़ जाए, 10 मलिक, तो 10 मलिक जो होता था तब उसको कहा जाता था खान। यानी एक खान के अंदर में 10 मलिक होते थे, ठीक। यानी 10,000 सेना इसके अंदर हो जाती थी, क्लियर। हालांकि खान जो था एक सम्मान सूचक शब्द होता था, एक रेपुटेस्टेड वर्ड होता था। जैसे जनरली हम लोग खान का मतलब मानते हैं मुस्लिम, अगर किसी के नाम के आगे खान लगा हुआ है मुस्लिम है। उस ज़माने में ऐसा नहीं था। जैसे हम लोग चंगेज खान देखते हैं तो ध्यान रखेंगे, चंगेज खान बोलते ज़रूर हैं, लेकिन चंगेज खान जो है वो मुसलमान नहीं था, वो तुर्की था।
खान जो था एक टाइटल थी, एक मिलिट्री टाइटल थी, एक सैनिक उपाधि थी किसकी? चंगेज की। तो ये खान जो था इसी तरीके से टाइटल होती थी। और इसी 10 खान के ऊपर, यानी 10 खानों के ऊपर एक कौन होता था? सुल्तान। ये यानी सरेखेल के ऊपर सिपह सलार के ऊपर अमीर के ऊपर मलिक के ऊपर खान के ऊपर सुल्तान। हालांकि खान तक की नौबत नहीं आती थी, ज़्यादातर जो इनके बड़े सरदार होते थे वो मलिक तक ही होते थे। क्लियर? चलिए, हालांकि ये जो विवरण है ये सब किसके आधार पर है? मंगोलों का। तो ध्यान रखेंगे, चाहे दिल्ली सल्तनत हो चाहे मुगल काल हो, दोनों कालों में हमारी जो सैन्य व्यवस्था थी वो पूरी तरीके से मंगोलों को कॉपी की गई। मंगोलों के ही कॉपी पर ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ, चाहे मुगल हो चाहे सल्तनत हो, दोनों ने इसी मंगोलों को ही कॉपी करके सारा सिस्टम हमारे यहाँ डेवलप किया। ठीक, चलिए, अब इनका जो रेवेन्यू सिस्टम था, राजस्व व्यवस्था था, अलग अलग सुल्तानों ने अलग अलग रेवेन्यू सिस्टम लॉन्च किया। लेकिन जो इस्लाम के जो 4 प्रमुख कर थे, जजिया, ज़कात, खुम्स और खरास, यही लागू रहे। तो और जैसे फिरोज तुगलक था, फिरोज तुगलक ने बाकी सारे कर हटा दिए, केवल 4 कर लगाए। ठीक, जजिया, ज़कात, खुम्स और खराज। हालांकि केवल यही कर नहीं होते थे, बाकी चुंगी कर होता था और बहुत सारे टैक्सेस होते थे। इनके जो कर होते थे, जो कर का निर्धारण होता था, तो ध्यान रखेंगे सल्तनत काल में राजा की आय का जो स्रोत होता था लगभग 1/3। 1/3 का मतलब है कि 100 किलो अगर अनाज हुआ तो 33 किलो सुल्तान का मान लिया जाता था, उपज में हिस्सा लेते थे। और जो सख्त सुल्तान होते थे, जैसे अलाउद्दीन खिलजी था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1/2 तक रेशियो लिया। मोहम्मद बिन तुगलक ये भी 1/2 तक वसूलता है, यानी किसान की उपज का 50% तक सुल्तान के पास जाता था। लेकिन ये रेशियो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक का था। ज़्यादातर सुल्तानों के समय रेशियो कितना था? 1/3 का था, 1/3 का ही रेशियो हुआ करता था। इतना ही ये लोग वसूलते थे ज़्यादातर सुल्तानों ने। खैर, चलिए, अब ये तो थी इनके कुछ प्रशासन से जुड़ी हुई बातें। अब इनके कुछ संस्कृति से जुड़ी हुई बातें कर ले जाए, कल्चर से जुड़ी हुई बातें। अब सल्तनत कालीन जो कल्चर था, संस्कृति थी, वो एक तरीके से कहा जा सकता है एक मिक्सचर यानी मिली जुली संस्कृति थी। मिली जुली संस्कृति होने का मतलब है कि इस समय ऐसा नहीं था कि केवल एक ही कल्चर चल रहा था। पहले भारत में जो अपनी सभ्यता संस्कृति चल रही थी, जब मुस्लिम आक्रमण हुआ तो मुसलमानों की अपनी संस्कृति थी, अपना कल्चर था, और भारत का अपना कल्चर था। तो एक कल्चर का एक मिक्सअप हुआ, एक मिक्सअप का एक कल्चर डेवलप होता है इस काल में। मिक्सअप का कल्चर का मतलब है कि जैसे हिंदू दर्शन था, योग शास्त्र था, विज्ञान था, वेदांत था, ज्योतिष था, चिकित्सा शास्त्र था, इसका प्रभाव मुसलमानों पर भी पड़ा। मुस्लिम विद्वानों ने इन चीज़ों का अध्ययन किया, और बाकी चाहे भूगोल हो, चाहे अंकगणित हो, चाहे रसायन हो, इसका अध्ययन हिंदुओं ने भी किया। तो हिंदुओं ने मुसलमानों ने हिंदू, दोनों ने एक दूसरे को अडॉप्ट करना शुरू किया। हमारी जातीय व्यवस्था मुसलमानों के अंदर आई, मुसलमानों की कुछ व्यवस्थाएं भारत के अंदर आई। ठीक, तो ये चीज़ें धीरे धीरे करके अब एक कह सकते हैं कंपोजिट कल्चर, एक मिश्रित संस्कृति का विकास इस समय हुआ। और इस मिश्रित संस्कृति के विकास में 2 चीज़ों ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई, एक भक्ति और एक सूफी। भक्ति सूफी आंदोलन को अलग से हम लोग देखेंगे, उस पर अलग डिस्कशन किया जाएगा। खैर, बाकी दूसरी चीज़ों पर अभी चर्चा कर लेते हैं। भक्ति सूफी अलग एक टॉपिक, अलग वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब इसी मिक्सअप कल्चर से कई सारी स्थानीय भाषाओं का भी जन्म होता है, जैसे उर्दू भाषा का जन्म इस काल की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है। उर्दू के साथ साथ हिंदी, मराठी, तेलुगु, ठीक है, इन सारी भाषाओं का विकास भी इसी दौर में होना शुरू होता है। तो जो तेलुगु भाषा का विकास था, ये समझ लीजिए कि जो विजयनगर साम्राज्य था वहाँ पर तेलुगु भाषा का विकास हुआ। मराठी लैंग्वेज का जो विकास हुआ वो बहमनी काल में हुआ। तो जो बहमनी एम्पायर था, बहमनी साम्राज्य था, वहाँ पर मराठी और तेलुगु विजयनगर में। ठीक है, तो ये स्थानीय भाषाओं का विकास हुआ। हिंदी प्रमुख रूप से उभर के आती है। हिंदी को पहले जो शुरुआती दौर के जो कवि थे, जैसे चंद बरदाई था, या जय सिंह सूरी थे, जयचंद थे, माधव थे, विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा लिखी इसी दौर में, जयदेव ने लिखी गीत गोविंद, हमीर मर्दन लिखा जय सिंह सूरी ने, और माधव ने लिखा नकासुर विजय, हमीर काव्य था जयचंद का। तो ये सब जो शुरुआती हिंदी की रचनाएं मानी जाती हैं, ये सब इसी सल्तनत काल में ही ये लिखी गई थी। ठीक,
तो चाहे हिंदी हो, चाहे मराठी हो, चाहे तेलुगु हो और चाहे उर्दू हो, इन सारी भाषाओं का विकास इसी काल में होता है। उर्दू का जो सबसे पहला लेखक माना जाता है अमीर खुसरो को माना जाता है। हालांकि अमीर खुसरो मुख्यतः जिस भाषा में काम किया उसने अमीर खुसरो ने, ज़्यादातर उसकी जो लैंग्वेज में, ज़्यादातर उसकी जो किताबें रहीं वो फ़ारसी में रहीं, ठीक। लेकिन उर्दू की शुरुआत माना जाता है कि वो अमीर खुसरो ने ही की थी। और इस उर्दू को हिंदवी भी कहा जाता था उस दौर में, शुरुआती दौर में इसको हिंदवी कहा जाता था। उर्दू एक्चुअली तुर्की भाषा का शब्द है, टर्किश लैंग्वेज है। इसका मतलब होता है जो शाही शिविर होता है ना, जहाँ सैनिकों की टुकड़ी रहती है, जो टेंट वेंट लगा के रहते हैं, तो वही जहाँ खेमा, एग्जैक्ट वर्ड आप कह सकते हैं, जो खेमा होता था, तो खेमा उर्दू का मतलब होता है। इसी को उस समय हिंदवी कहा गया। फिर बाद में ये दक्कन में भी विस्तारित हो जाती है। तो उर्दू का विकास इसी दौर में होता है। हालांकि सबसे ज़्यादा जो साहित्य लिखा गया इस दौर में फ़ारसी साहित्य लिखा गया। और फ़ारसी साहित्यकारों में, क्योंकि जो सल्तनत की जो राजकीय भाषा थी, ऑफिशियल जो इनकी लैंग्वेज थी, जो सुल्तानों के दरबारों में जो भाषा चलती थी वो फ़ारसी ही चलती थी। तो जो फ़ारसी साहित्य था, फ़ारसी लिटरेचर था, वो इस दौर में सबसे ज़्यादा लिखा गया। जैसे अमीर खुसरो था, अमीर खुसरो ने अलग अलग किताबें लिखी, खजाइनुल फुतूह, तुगलकनामा, ठीक है, आशिका, मिफ्ताहुल फुतूह, किरानुस सादैन, तारीख़ अलाई। तो ये सारी जो किताबें अमीर खुसरो की फ़ारसी में लिखी। इसामी ने इसी दौर में फ़तहुस सलातीन लिखी। मिनहाजुस सिराज ने तबकात नासिरी लिखे। जियाउद्दीन बर्नी की भी एक दो किताबें हैं। जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख़ फ़िरोज़शाही और फ़तवाए जहांदारी लिखी, ठीक है। याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने तारीख़ मुबारक शाही लिखे। फ़िरोज़ तुगलक ने खुद की अपनी आत्मकथा लिखी थी, फुतुहात फ़िरोज़शाही, ठीक। जिया नक्शबी ने मोहम्मद बिन तुगलक के काल में तूतीनामा लिखा था, ठीक। चलिए खैर, तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि इस समय सबसे ज़्यादा जो बड़े लेखक रहे, क्योंकि दरबारी भाषा इनकी जो फ़ारसी थी, तो फ़ारसी को बहुत ज़्यादा काम इन लोगों ने किया। इस दौर का अगर आर्ट की बात की जाए, कला की बात की जाए, तो कला में चित्रकारी कला इनका बिल्कुल शौक़ नहीं था, क्योंकि इस्लाम में जो चित्र वगैरह था वो मानव हो चाहे पशु हो, इनके चित्रों को ये लोग वर्जित मानते थे, जैसा कि इस्लाम में कहा गया है। तो ये लोग चित्रकारी वगैरह को कोई बहुत ज़्यादा भाव नहीं देते। इनके कला और स्थापत्य में जो पेंटिंग वगैरह, हालांकि पेंटिंग बहुत कम नाम मात्र की मिली हैं, तो जो भी मिली हैं उसमें बस अरबी में कुरान की आयतें हैं और फूल पत्तियां जो प्राकृतिक बनी हुई हैं। इंसान या पशु या जानवरों की इस तरीके से कुछ भी नहीं मिली। ज़्यादातर ज्योमेट्रिकल जो शेप होते हैं, ज्यामितीय आकृतियाँ होती हैं, वही सब मिली हैं। और उसी ज्यामितीय आकृति में अरबी भाषा में उनके कुछ जो आयतें हैं वो खुदी हुई हैं। तो इस समय की जो अरबी लिपि की वजह से जो शैली उस समय डेवलप हुई उसको अरबक्स शैली कहा गया, ठीक है। तो जो अरबक्स शैली था ये इनके इमारतों में बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है, उनके डिज़ाइनों में साफ साफ दिखाई देता है। तो जो इमारतें भी बनी तो उसमें फूल पत्ती की बजाय ये लोग अरबी में अपने जो कुरान की जो आयतें होती थी उनको लिखने की कोशिश करते थे। इस समय की जो खास इमारतें बनी, स्थापत्य अगर देखा जाए तो इस समय के जो स्थापत्य थे, क्योंकि शुरुआती ये लोग लुटेरे आए थे, इनके पास भाई सेना आई थी लूटमार करने के लिए, राजमिस्त्री या कलाकार तो आए नहीं थे, कारीगर। तो अपने खुद की नमाज पढ़ने के लिए इन सबों ने क्या किया कि टेम्परेरी जो मंदिर होते थे, क्योंकि मंदिर ही सबसे पवित्र माना जाता था हिंदुस्तान में, तो मंदिरों को तोड़ के ही टेम्परेरी मस्जिद बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि ज़्यादा समय होता नहीं था। जैसे इसके कुतुबुद्दीन ऐबक के समय 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया, 2.5 दिन के अंदर मंदिर को तोड़ के मस्जिद बना दिया गया, ठीक। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल टेम्परेरी थी। बाद में धीरे धीरे जब ये लोग टिके तब इनका स्थापत्य थोड़ा सा बड़ा हुआ। सबसे पहले इल्तुतमिश ने अपने बेटे के लिए जो मकबरा बनवाया दिल्ली में, जिसको सुल्तानगढ़ी का मकबरा कहते हैं, तो वो जो सुल्तानगढ़ी है, जो इल्तुतमिश के बेटे का मकबरा है, उसी में सबसे पहली बात गुंबद का विकास हुआ, ठीक है। तो जो गुंबद होता है, डोम जिसको बोलते हैं, तो वो सबसे पहले इल्तुतमिश ने बनवाना शुरू किया था। बाद में बलबन के समय शुद्ध इस्लामिक परंपरा पर सबसे पहला जो बलबन के समय जो मकबरा बना वो शुद्ध इस्लामिक परंपरा पर बनने वाला पहला इमारत माना जाता है, पहला मकबरा माना जाता है। बाद में लोदियों ने इस मकबरे की कला का और विकास किया और इसमें दोहरी गुंबद, डबल डोम, यानी जैसे गुंबद बहुत बड़े बड़े होते थे तो टेक्निकली एक बड़े कमरे में गुंबद को बनाना बड़ा मुश्किल होता था। तो पहले क्या करते थे
कि एक छोटा सा गुंबद बनाते थे और बेस मिल जाता था, बेस के ऊपर बड़ा वाला गुंबद ये लोग कर देते, तो इसको दोहरी गुंबद बोला जाता है, डबल डोम। तो बाद में जो लोधी शासक थे, लोधियों ने फिर डबल डोम का सिस्टम शुरू किया, दोहरी गुंबद शुरू किया, जो बाद में मुगलों में बहुत आप देखते हैं कि बहुत इसको प्रसार दिया गया, बहुत बड़े पैमाने पर बने। तो जो मुग़ल काल की जो चकाचौंध हम लोग देखेंगे आगे, जो हुमायूं का मकबरा है, चाहे ताजमहल है, चाहे जामा मस्जिद है, तो ये जो बड़ी बड़ी इमारतें बनी, उसके लिए बेस एक तरीके से कहें जो शुरुआत थी, जो नींव पड़ी, वो उसी जो इल्तुतमिश ने बनवाया था, सुल्तानगढ़ी का मकबरा, वहीं से शुरू होता है, बिल्कुल शुरुआती। तो शुरुआती दौर में इन लोगों ने शुरू किया कि पहले शहतीरे डाले थे, फिर मेहराब डालना शुरू किया। तो शहतीर पद्धति पर मेहराबों का निर्माण करना इन लोगों ने शुरू किया, फिर गुंबद बने और फिर दोहरी गुंबद और फिर बड़े बड़े बनने शुरू हुए। ठीक, जो इनके जो पत्थर इस्तेमाल होते थे, जदनी लाल बलुआ पत्थर इनके इस्तेमाल होते थे, लेकिन जब तुगलक वंश का शासन आया तो तुगलकों ने सस्ते वाले पत्थर इस्तेमाल किए। तुगलकों के जो पत्थर होते थे उतने बड़े नहीं थे, जहाँ जैसे पत्थर की उपलब्धता होती थी, ठीक है, वैसे ही पत्थर वो लोग लगवा देते थे और कोई बहुत खास डिजाइन वो सब नहीं बनवाते। तुगलकों का क्या था कि दीवार को मजबूत करने के लिए वो लोग दीवार की चौड़ाई बढ़ा देते थे और ऊपर जाते जाते दीवार उनके क्रमशः पतले हो जाते थे। तो तुगलकों की जितनी भी इमारतें बनी तो उनकी ढलवा दीवारें, यानी दीवार जैसे लगता है ढलाई थोड़ी सी तिरछी नजर आती है, तो ढलवा दीवारें उन लोगों ने बनानी शुरू की थी। तो दीवारों को मजबूत करने के लिए दीवारों को मोटा करना शुरू कर दिया। तो बहुत ही मतलब जैसे होता है ना, कैजुअली उन्होंने बनवाया कि बहुत कलाकृति की दृष्टि से बहुत श्रेष्ठ नमूना तुगलकों का नहीं माना जाता। ढलवा दीवारें, चौड़ी चौड़ी दीवारें और हल्के रंग के जो जहाँ पत्थर जैसे उपलब्ध होते थे वैसे उन लोगों ने बनवाना शुरू किया। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी ने इमारत बनवाने की सोची थी और एक विजय स्तंभ के रूप में कुतुब मीनार से दुगुना एक सोचा था कि विजय स्तंभ हम भी बनवाएंगे, लेकिन उससे पहले उसकी मौत हो गई थी। सबसे अच्छा जो इनका स्थापत्य रहा वो लोधियों का रहा। लोधियों ने क्या किया कि बड़ा एक मजबूत चौकोर चबूतरा बनवाते थे, उसके ऊपर चौकोर और फिर कुछ लोधी सुल्तानों अष्टभुजी मकबरे बनवाए, ठीक है, जिसमें 8 एंगल होते थे। दिल्ली में जो लोधी गार्डन है उसमें दोनों तरीके के मकबरे हैं। तो बड़ा चबूतरा और चबूतरे के ऊपर मकबरा और मकबरे के चारों तरफ बगीचा, गार्डन। जैसे मुगलों काल में हम लोग देखेंगे, अभी आप देखेंगे ताजमहल या ये हुमायूं का मकबरा है, तो इसमें मकबरे जो होते थे उसके आसपास बगीचे होते थे। तो बगीचे के बीच में मकबरा बनवाना, इसकी जो शुरुआत थी वो लोधियों ने की थी। मुगलों ने बाद में फिर इसको और बड़े पैमाने पर किया और उसमें फुहारे वगैरह लगवाने शुरू कर दिए। लेकिन जो चबूतरा होता है, चबूतरे के ऊपर मकबरा, और ये मकबरा किसके बीच में होगा, एक बगीचा, एक गार्डन के बीच में। ये शुरुआत जो थी वो लोधियों ने की, जिसको मुगलों ने अपने चरम पर पहुँचा दिया। इस समय की जो कुछ खास इमारतें थीं, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक के समय 3 इमारतें बहुत खास रूप से हम लोग देखते हैं। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली का ही कुतुब मीनार, और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। इल्तुतमिश के समय का हम लोग देखते हैं सुल्तानगढ़ी का मकबरा, इल्तुतमिश का मकबरा, हौज शमशी, ठीक है। तो ये जो हौज शमशी है या इल्तुतमिश का मकबरा है, सुल्तानगढ़ी का मकबरा, ये सारी इमारतें दिल्ली सल्तनत में ज़्यादातर जो सुल्तानों ने इमारतें बनवाई वो सब के सब दिल्ली में बनवाई, तो ये इल्तुतमिश ने बनवाया, ठीक। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा बनवाया, हजार सितून बनवाया, जमात खाना मस्जिद बनवाई और हौज अलाई। और दिल्ली का जो सीरी किला है, सीरी फोर्ट, वो भी अलाउद्दीन खिलजी का है। तो अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला, हौज अलाई, जमात खाना मस्जिद, हजार सितून, ये सब किसकी बनवाई हुई इमारतें हैं, अलाउद्दीन खिलजी की इमारतें। मुबारक खिलजी ने भी एक ऊखा मस्जिद बनवाया था, ऊखा में, ठीक। गियासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद का निर्माण किया, और गियासुद्दीन तुगलक का जो मकबरा था वो मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था, ठीक। चलिए, तो ये कुछ इस समय की खास स्थापत्य और कला की कुछ खास चीज़ें थी। अभी दिल्ली सल्तनत की जो आखिरी चीज़ हमें बचती है इस समय भक्ति और सूफी, क्योंकि ये जो सुल्तानों का जो संघर्ष हम लोग देखते हैं इस समय काल में, जो कल्चर, जो स्ट्रगल चल रहा था, जैसे बताया कि सुल्तान आए और राजपूतों से लड़ाई लड़ी, फिर खिलजी आए, तुर्क आए, मुगल आए, मंगोल आए, जितने भी आए, तो ये जो युद्ध चल रहे थे ये केवल ऊपरी स्तर पर चल रहे थे। ऊपरी स्तर पर चलने का मतलब है राजा की लड़ाई होती थी, क्योंकि जब लोग बसना शुरू किए, जब आम सिपाही गांव में, क्योंकि इक्ते दे दिए जाते तो सिपाही जाके गांव में बसते थे, और गांव में ज़्यादातर प्रजा हिंदू थी, तो निचले स्तर पर लड़ाई नहीं हुई, यानी ग्रामीण स्तर पे ये लोग लड़े नहीं। लड़ाई केवल कहाँ होती थी, राजा के स्तर पर, सुल्तान के स्तर पर। तो निचले स्तर पर जो संघर्ष की स्थिति भारत में नहीं हुई, आम जनता आपस में संघर्ष नहीं करती है एक दूसरे के साथ,
तो इसका जो सबसे बड़ा रीज़न था वो भक्ति और सूफी संतों ने निचले स्तर पर संघर्ष को रोक दिया। अब वो कैसे रोका, क्या रोका, इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक, तो अगला वीडियो हम लोग का होगा भक्ति और सूफी का। थैंक यू।